हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन एनवायरनमेंट में हम लोग पढ़ेंगे सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो इससे पहले अलग अलग चैप्टर में आप इन्वायरमेंट के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। एक्चुअली में इन्वायरमेंट में नेचुरल और मैन मेड इन्वायरमेंट दोनों आता है, और मैन मेड जो इन्वायरमेंट है इसके साथ साथ मैं अगर लिविंग, नॉन लिविंग या मतलब नेचुरल और मैन मेड इन्वायरमेंट को जोड़ दें, साथ ही ह्यूमन को जोड़ दें, तो इन्वायरमेंट के साथ मिलकर के इकोसिस्टम बनाता है। इन चीज़ के बारे में हमने जाना। आज हम कवर करने वाले हैं सेटलमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन। इस पर हमारा मेन फोकस रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज सेटलमेंट। तो सेटलमेंट का मतलब ही होता है क्लस्टर और ग्रुप ऑफ हाउसेस। तो पहले ज़माने में कैसे लोग रहते थे, उनका जो उनकी जो ज़िंदगी थी वो फूड गैदरर के रूप में था, और भोजन के तलाश में एक जगह से दूसरे जगह तक वो जाते रहते थे। इन एनिशियंट टाइम्स ह्यूमन बीइंग लेड ए लाइफ ऑफ फूड गैदरर एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। दे डिड नॉट हैव ए परमानेंट सेटलमेंट एंड हैंस लिव्ड ए नोमैडिक लाइफ। और जैसे कि उनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, तो वो एक खानाबदोश की ज़िंदगी जीते थे और पर्यावरण पर, वातावरण पर पूरा निर्भर थे अपने बेसिक नीड्स के लिए, जैसे कि मतलब फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के लिए। जब शिकार वो करते थे तो किसी जानवर का मांस भक्षण करते थे भोजन के लिए, और उनके खाल से अपना शरीर ढकते थे, या पेड़ पौधे के खाल से भी अपना शरीर ढकते थे। बाद में जब स्टोन एज आया और एग्रीकल्चर और फार्मिंग सब शुरू हुआ, तो धीरे धीरे एक जगह पर रखने का कंसेप्शन शुरू हुआ, और इसके बाद फिर वो ऐसे जगह पर रहने लगे जहाँ पर वो खेती बाड़ी कर सकें। लेकिन अभी भी जो उनका सेटलमेंट था वो टेम्परेरी था। फिर अगर दूसरे जगह मौसम, जहाँ पर अभी मौसम कहीं का बुरा है, तो अच्छे जगह पर की तलाश करते थे जहाँ मौसम थोड़ा सा ठीक हो। तो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से भी, और मुख्य रूप से जो कृषि करते थे तो कृषि के देखभाल के लिए वो एक जगह पर सेटल करते थे, फिर जगह को चेंज करते रहते थे। In the post-Stone Age, human beings learned the art of agriculture and farming. Gradually, the concept of settled life came into being. The shelters were built near the areas where land could be cultivated for temporary stay. The settlements were made with the help of branches of trees and were covered with leaves. तो सेटलमेंट में क्या, कौन सी का प्रयोग होता था? ट्रीज का, और जो पत्ते सब है उसे वो कवर करते थे जगह सबको। इसके मतलब या मतलब जैसे कि हम लोकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं टाट बनाना या छप्पर बनाना। तो ट्री सब के जो पत्ते सब से वो कवर करके ब्रांच सबको कवर करते थे, ब्रांच ऑफ ट्रीज का, और पत्ते सब का उपयोग करते थे सेटलमेंट के लिए। फिर आया स्टोन एज। तो स्टोन एज में क्या हो गया कि आदमी जो अपने सेटलमेंट को चेंज करने लगा वेदर के हिसाब से, और उसके बाद फिर क्लाइमेटिक कंडीशन जहाँ पर सूटेबल था वहाँ पर वो लोग बसते चले गए, बस्ती का निर्माण होने लगा। फिर हम देख सकते हैं कि धातु युग आया, मेटल युग आया, फायर का डिस्कवरीज हुआ, व्हील का डिस्कवरी हुआ। ये सब बहुत महत्वपूर्ण टूल थे, और जैसे जैसे टूल सोफिस्टिकेटेड हो गया, फार्मर की ज़िंदगी बदलती गई, उनका सेटलमेंट बदलता गया, कल्टीवेटिंग क्रॉप्स भी बदलता गया, और मतलब नए नए क्रॉप सब का कल्टीवेशन होने लगा। फिर उनको कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए एक ऐसे जगह की तलाश थी जहाँ पर सिंचाई हो सके और ट्रांसपोर्टेशन हो सके। तो आप देख सकते हैं कि जितना भी सारा सभ्यता है वो सब कहाँ बसा है? सब बसा है नदी के किनारे। आप जैसे मिस्र में नील नदी के किनारे सभ्यता का विकास हुआ, भारत में सिंधु नदी के घाटी के किनारे, और मतलब इराक में दजला फुरात नदी घाटी में ये सब सभ्यता विकसित हुई। फिर समय जैसे जैसे बीतता गया, नए नए तरीके से खेती शुरू हो गई, और सेटलमेंट को भी नया स्वरूप मिला। Now they started living a settled life as crops required constant care throughout the cropping period. तो सबसे बड़ी बात क्या हो गई, क्रॉपिंग पीरियड में उनको देखभाल करने के लिए एक लगातार एक समय चाहिए था, और वो सेटलमेंट
को एस्टैब्लिश बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। अब they were not required to wander in search of food and could afford a settle down at one place। अब उनको भोजन के तलाश में अलग अलग जगह पर नहीं भटकना पड़ता था, और जब खेती हो गई और उससे एग्रीकल्चर से उनको भोजन प्राप्त शुरू हो गया तो एक जगह पर वो रह सकते थे। Hence building of permanent shelter, domestication of animals and use of clothes made of fiber became a part of human life। With the advancement of science and technology, human beings have been able to modify their natural environment as per needs. Now the settlement perfect the human being from harsh temperature, chilly winds, rough terrain, and also give them privacy. With the expansion of agricultural activities, domestication of animals, mining and industrialization, the natural environment has been adversely affected। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे विकास होता गया, आदमी के का सेटलमेंट भी जो पहले आदमी भोजन संग्रह के लिए, भोजन को इकट्ठा करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक घूमते रहते थे। फिर कृषि के साथ कृषि के उनको देखभाल करने के लिए उनको एक जगह पर रहने की आवश्यकता हुई। इस तरह से तो उनका परमानेंट शेल्टर बनने लगा और जानवर को भी वो पालने लगे, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी हुआ और फिर फाइबर सब का भी खोज हुआ और उससे आदमी का जीवन परिवर्तित होने लगा। ये सब मनुष्य के जीवन के एक अंग बन गए और ये सब होते होते जब विकास हो गया तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, माइनिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने पूरे वातावरण को और पर्यावरण को बदलना शुरू कर दिया, प्रभावित करना शुरू किया, बहुत दूषित भी कर दिया। उसके बाद फिर बड़े बड़े शहर और छोटे शहर का माने प्रादुर्भाव हुआ, बड़े और छोटे शहर बसने लगे, फिर औद्योगिकरण हुआ और उसके बाद पॉल्यूशन सब भी बढ़ा। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट सेटलमेंट। इसमें आता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। हम देख सकते हैं कि जितनी बड़ी बड़ी सभ्यताएं हुई हैं सब नदी के किनारे ही विकसित हुई हैं। तो वाटर इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ ऑफ विलेजेज एंड टाउन। तो ये जो वाटर है बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत की भूमिका निभाता है। जहाँ पर कि कोई सभ्यता या गांव या शहर विकसित हुआ या मतलब डेवलप हुआ या गांव शहर स्थापित हुआ। हम देख सकते हैं कि डेजर्ट सब में भी जो बस्ती सब का निर्माण होता है वो अमर उद्यान के नज़दीक होगा, या जहाँ पर जल स्रोत होगा वहाँ पर ये होगा। वहीं पर प्लेन्स एरिया जो होता है, मैदानी इलाका में, वहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे शहर बस जाता है जहाँ ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है। तो भारत में भी जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ हम देख सकते हैं कि बहुत सारे शहर बसे हुए हैं या बहुत सारे बड़े बड़े शहर या छोटे शहर का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से जो हाईलैंड एरिया है तो वहाँ पर जो आबादी आपको बहुत कम दिखाई देगी। इस तरह से ये जो एरिया है, मैदानी या पहाड़ी इलाका जो क्षेत्र है वो भी प्रभावित करता है सेटलमेंट में, परमानेंट सेटलमेंट में। और कुछ स्पेशल साइट्स भी हैं, जैसे हम भारत में देख सकते हैं श्रीनगर, गोवा, शिमला, नैनीताल, ऊटी, ये सब शहर हैं। तो ये सब जो जगह है सो मशहूर है अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए, नेचुरल ब्यूटी के लिए। तो सम साइट्स आर चूजन फॉर द सेटलमेंट बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल ब्यूटी। तो दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मैनी पीपुल। ये टूरिज्म बेस्ड टाउन है, यहाँ पर लोग घूमने के लिए, पर्यटन के लिए आते हैं। यही सब मेन फैक्टर हो गया परमानेंट सेटलमेंट के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, रिलीफ फीचर, जो माने मैदानी इलाका है या भूमि कैसा है उस पर निर्भर है। दूसरा है स्पेशल साइट, प्राकृतिक दृश्य भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं परमानेंट सेटल के लिए। उसके बाद हम चर्चा करेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि मनुष्य को या सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना। तो पहले ज़माना में लोग पैदल ही यात्रा करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, या फिर सामान को ले जाना होता था तो सर पर उठा करके ले जाते थे। उसके बाद क्या हो गया, जब पहिया का आविष्कार हो गया तो बैलगाड़ी से या घोड़ा गाड़ी पर लोग चलने लगे। तो धीरे धीरे जब से साइंस टेक्नोलॉजी का
विस्तार हो गया। तो अभी हम देख सकते हैं कि रोडवेज, रेलवे, वाटरवेज, एयरवेज, पाइपलाइंस, ये सब ट्रांसपोर्टेशन के बहुत ही अच्छा साधन हो गया है। और ट्रांसपोर्टेशन से हम देख सकते हैं कि किसी एरिया का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होता है और कम्युनिकेशन के सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, लोगों को रोजी रोटी मिलती है। तो इस तरह से जो ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क होता है वो आदमी को एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद करता है और इससे सामाजिक विकास भी होता है, इकोनॉमिकल ग्रोथ भी होता है। हम देख सकते हैं कि जैसे जायरे बेसिन है या टुंड्रा रीजन है, तो वहाँ के पिछड़ापन का एक कारण यह भी है कि वहाँ पर लैकनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है, मतलब जो आवागमन के साधन का वहाँ पर विकास नहीं हुआ है। वहीं पर हम देख सकते हैं इंडो गंगेटिक प्लेन जो है भारत का, या इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूरोप है, वहाँ पर एक वेल डेवलप्ड और प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है वहाँ पर। तो अभी जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इसमें आता है रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज और पाइपलाइन। तो अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो अब, या बहुत दूरी तय करनी हो, तो हम रेलवे का सहारा लेते हैं। वहीं रोडवेज जो है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बहुत ही उपयुक्त है, सामान ढोने में या यात्री को ढोने में आजकल बहुत कारगर है। अब तो नेशनल हाईवे का ज़माना आ गया है, तो इसमें बहुत दूर दूर तक लोग कार से और बस से भी यात्रा करते हैं। तो रोड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिसेबल आइटम्स लाइक फ्रूट, वेजिटेबल्स। ताज़ा फल सब्जी सब चाहिए तो थोड़ी दूरी से ही बहुत सुविधापूर्वक रोडवेज की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता है। और सड़क का निर्माण भी और मेंटेनेंस जो है सो चीपर होता है दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के तुलना में। और हिली एरिया में रोड ट्रांसपोर्ट भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इन हिली एरियाज रोड ट्रांसपोर्ट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। दूसरे जो साधन है ट्रांसपोर्ट के उसके तुलना में ये जो हमारा है रोडवेज वो बहुत अच्छा है। A well-developed road transport system reduces the social, political and economical distance। तो जहाँ पर अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप हो गया है उससे सामाजिक, राजनीतिक और जो आर्थिक दूरी है वो मिटती है। और जो व्यक्ति का जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो भी मजबूत होता है और अलग अलग जो कल्चरल बैकग्राउंड है उसका भी समन्वय होता है। अब इसके बाद इसको हम बढ़िया से समझ लेते हैं, तब हम चर्चा करेंगे लास्ट में कम्युनिकेशन का। तो इसके बाद जो रोड कवरेज है उसके बाद आता है हमारा रेलवे। इट इज़ ए वर्चुअली कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ अ कंट्री। इट इज़ यूज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ बल्कि गुड्स और लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स। बहुत सारे पैसेंजर को ढोने के लिए और बहुत ज़्यादा सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए रेलवे बहुत ही अच्छा साधन है ट्रांसपोर्टेशन का। तो अगर बहुत दूरी तय करनी हो तो हम जो सुविधाजनक नहीं होता है सड़क से तय करना, तो उसके लिए रेलवे हमको कंफर्ट भी प्रदान करता है और थोड़ा इकोनॉमिकल भी होता है। ट्रेन वेयर तो अगर मतलब छोटी दूरी के लिए हमको यूज करना है ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो रोडवेज बहुत अच्छा है। पहाड़ी इलाके के लिए रोडवेज बहुत अच्छा है। ताज़े फल और सब्जी सब प्राप्त करने के लिए भी इसको हम बहुत अच्छा कह सकते हैं। तो रोडवेज इट इज यूज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स फॉर शॉर्टर डिस्टेंस। रोडवेज इज द स्विफ्ट ऑफ इफिशियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हिच प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस। अब मतलब आपको सुमो बोलेरो करना है और उससे आप अपने घर तक पहुंच जाते हैं, तो डोर टू डोर सर्विस भी देता है। या कोई सामान का डिलीवरी है तो उसके लिए भी रोडवेज का हम मदद लेते हैं। घर तक ये सामान जो पहुंचता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, उसकी में महत्वपूर्ण भूमिका होती है रोडवेज की। रोड्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिसेबल आइटम्स लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स टू डिस्टेंस मार्केट विद द स्पीडी मूवमेंट। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड इज चीपर एज कम्पेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो सड़क को निर्माण करना, बनाना और उसका मेंटेनेंस भी दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के तुलना में ज़्यादा सस्ता है। और पहाड़ी इलाका की बात करें तो वहाँ तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा रोडवेज, क्योंकि दूसरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है तो या तो पॉसिबल ही नहीं है या बहुत ही खर्चीला होगा। आप कल्पना कीजिए कि अगर पहाड़ सब पर हमको सड़क बनाना हो तो कितना महंगा हो जाएगा।
तो ए वेल डेवलप्ड रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंड्यूसेस द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिस्टेंस अमॉन्ग द पीपुल ऑफ डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड। अलग अलग जो कल्चरल बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं उनके बीच में ये सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दूरी को कम करता है। अब इस पर हम इसके बाद चर्चा करेंगे रेलवेज का, जिसको हम किसी देश का लाइफलाइन भी कहते हैं। तो रेलवे is known as the lifeline of a country, or in another word we may say that railway is virtually called the lifeline of the country। अब किसी सामान को हमको बल्क में पहुंचाना हो और लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो तो रेलवे की आवश्यकता होगी। बहुत दूरी में रोडवेज जो है तो कंफर्टेबल नहीं होता है और इकोनॉमिकल भी नहीं होगा। तो बहुत दूरी तय करने के लिए हमको रेलवे कंफर्ट भी प्रदान करता है और लेस जो एक्सपेंसिव भी होता है। पहले ज़माने में कोयला से चलता था मैंने ट्रेन सब, इंजन सब रेल का, लेकिन आजकल के ज़माना में अब बहुत जगह पर हम देख सकते हैं कि डीजल या बहुत भारत में इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत तेज़ी से हुआ है। तो अब हर जगह आपको लगभग इलेक्ट्रिक इंजन सब देखने को मिल जा सकता है। इससे पोल्यूशन भी घटा है और पैसेंजर सबको एक जगह से दूसरे ले जाने में सुविधा भी बढ़ी है। तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ हम देख सकते हैं कि बहुत तेज़ गति से चलने वाली गाड़ी सब आई है अस्तित्व में। और हम देख सकते हैं कि राजधानी, शताब्दी और ऐसे ऐसे ट्रेन सब भारत में भी जो काफ़ी तीव्र गति से चलते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि रेलवे ने जीवन को बहुत आसान बनाया है। फिर है वाटरवेज। तो वाटरवेज इतना ऐसा बड़ा जहाज होता है जिसको मतलब जो ख़राब हो जाता है तो उसको तोड़ने में 3-3 साल 4-4 साल लगते हैं। कई ट्रेन का सामान उसमें लाद दिया जाता है। तो वो भी चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें हैवी और बल्कि गुड्स को हम एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि समुद्र में जो ओशियन में जो समुद्री मार्ग है वो सबसे जो बड़े जो माने सामान सब हैं उसको एक जगह से या बल्क में हम एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं। या कुछ ऐसा नहर है उसके थ्रू भी होता है या रिवर से भी होता है। ये वाटरवेज का हम अस्तित्व देख सकते हैं। फिर एयरवेज, ये महंगा है और लेकिन बहुत फास्टेस्ट मीन्स है। इसके मदद से हम दूरी बहुत कम हो गई है और समय बहुत कम लगता है। उसके बाद है एक पाइपलाइन। तो पाइपलाइन में क्या होता है कि जैसे गैसियस मटेरियल है, वाटर है, नेचुरल गैस है, सॉलिड है, तो उसको हम एक जगह से दूसरे जगह तक बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। नेचुरल गैस पाइपलाइन जो है हम देख सकते हैं कि भारत में जो डिगबोई इलाका है उससे बिहार में आता है या और भी जगह तक इसको कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज करते हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड व्यूज फ्रॉम वन पर्सन अनदर। एक व्यक्ति के विचार और आइडिया को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, इट कैन बी पर्सनल एज वेल एज मास लेवल। जैसे कोई नेता सब भाषण देता है तो मास लेवल पर कम्युनिकेशन हो गया। वहीं पर आजकल जो मॉडर्न साधन सब आ गया है, स्मार्टफोन हो गया, पेन ड्राइव हो गया, लैपटॉप हो गया, सेल फोन हो गया, तो ये सब क्या है, कम्युनिकेशन का ही टूल्स है और कम्युनिकेशन का ही ये मीन्स है। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सचेंजिंग नॉलेज एंड आइडियाज which in turn contribute to economical development। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क से हम देख सकते हैं कि आर्थिक विकास भी होता है और सोशल रिलेशनशिप, यूनिटी सबको भी मजबूत करने में, विकास करने में इसकी भूमिका है। तो ड्यूरिंग नेचुरल calamities like floods, drought, etc., the means of instant communication, flash news so that relief can be rushed to a spot immediately। और जो पेंडेमिक होता है उस समय भी इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पहले ज़माना में कबूतर था माध्यम, आज कंप्यूटर है। पहले ज़माना में जो कम्युनिकेशन का साधन था कबूतर के गले में हम चिट्ठी डाल देते थे और एक जगह से दूसरे जगह तक ले के जाता था। फिर धीरे धीरे विकास के साथ
टेलीग्राफ, पोस्ट ऑफिस, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, ये सब अस्तित्व में आए और इनके साथ से ये कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप होता गया। फिर आया सेटेलाइट का ज़माना, वो भी बहुत पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, जिसके मदद से हम जो सेटेलाइट फ़ोन को यूज़ करते हैं, या फिर टेलीविज़न की सुविधा, रिमोट एरियाज़ में टेलीविज़न की सुविधा प्राप्त हुई। इसके बाद फिर आया कंप्यूटर युग, जिसमें हम ईमेल के माध्यम से, या मतलब जो हमारा स्मार्टफोन है वो भी तो एक कंप्यूटर ही है, तो उसके मदद से बहुत रिवॉल्यूशनाइज हो गया कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कंप्यूटर इज एट अनदर ग्रेट इन्वेंशन बाय द मैन, इट हैज़ रिवॉल्यूशनाइज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। और कंप्यूटर के मदद से हम ईमेल, इंटरनेट, पेन ड्राइव, आईपॉड, लैपटॉप, पाम टॉप, ये सब यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन में, ये सब का यूज़ करते हैं। ये सब संभव हुआ कंप्यूटर के अस्तित्व में आने के बाद।